और उसकी चेक डिसऑनर हो जाती है। ठीक है, सभी लोग पिछले क्लास में थे, कोई ऐसा तो नहीं जो लास्ट क्लास में नहीं था? पिछले वाले नेगोशिएबल वाली क्लास में आप सभी लोग थे ना? जी सर। कोई नया है जो उस क्लास में ना था? चलिए, तो देखिए तब तो आप लोग को सब क्लियर है। बस क्या ध्यान रखना है, आज आपको तीन बातें इसमें हम और बताएंगे। एक तो सेक्शन 138 के कंडीशन क्या है, शर्तें, किन शर्तों की पूर्त होने पर ही 138 का मुकदमा आप ला सकते हैं। दूसरा, किन शर्तों पर आप वाद नहीं ला सकते। और तीसरा, हम लोग ये डिस्कस करेंगे केस लॉ, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस है जो आप लोग के एग्जाम में बराबर आते हैं, उसको आपको हम लिखवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेडिंग ये डालिए, धारा 138 की आवश्यक शर्तें। धारा गुड 138 की मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारा 138 की आवश्यक शर्तें। और देखो एग्जाम में ये शर्तें जरूर आती है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में शर्तें जरूर पूछे जाएंगे आपसे। नंबर एक, किसी बैंक, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का एक बैंक में खाता हो, चाहे वह खाता बचत खाता सेविंग अकाउंट हो, या चालू खाता करंट अकाउंट हो। नंबर दो, उस खाते से भुगतान हेतु, उस खाते से भुगतान हेतु किसी राशि का चेक, किसी राशि ब्रैकेट में अमाउंट का चेक खाता धारक ने किसी अन्य व्यक्ति को दिया हो, खाता धारक ने किसी अन्य व्यक्ति को दिया हो। नंबर तीन, वह चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान किए निम्न दो कारणों से वापस कर दिया गया हो। अब लिखिए रोमन का फर्स्ट, रोमन का फर्स्ट लिखिए, उस खाते में धन अपर्याप्त है, उस खाते में धन अपर्याप्त है, अमाउंट इज इनसफिशियंट, ब्रैकेट में लिख लो अमाउंट इज इनसफिशियंट, ब्रैकेट बंद करिए, कामा, अथवा नीचे रोमन का सेकंड, चेक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि धन भुगतान, धन भुगतान की सीमा से अधिक है। दूसरे शब्दों में, उसी में आगे बढ़ाइए तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, खाता धारक और
बैंक के बीच खाता धारक और बैंक के बीच जो धन की सीमा तय की गई है वह चेक की धनराशि अधिक है। अगला नंबर 4, ऐसा व्यक्ति सर इसको एक बार रिपीट कर देते हैं लास्ट को। देखिए प्रियंका, हमने बना के बोला है, आपको हम बोल दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। खाता धारक और बैंक के बीच जो धन सीमा की करार हुआ है, चेक की धनराशि उससे अधिक है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए नंबर 4, ऐसा व्यक्ति अपराध का दोषी होगा। अर्थात खाता धारक अकाउंट होल्डर को धारा 138 का दोषी माना जाएगा। नंबर 5, खाता धारक को 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास 2 वर्ष तक की अवधि तक का कारावास या चेक की धनराशि के 2 गुने चेक की धनराशि के 2 गुने अर्थदंड या जुर्माना से दंडित। सर अर्थ ये दंड गुने उसके बाद का वो अर्थदंड या जुर्माना दोनों एक ही शब्द है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइन, से दंडित किया जाएगा या अर्थदंड और कारावास दोनों से दंडित किया जाएगा। हेडिंग डालिए। आदाता, देखिए दाता मतलब होता है बैंक अकाउंट होल्डर, ठीक है, और आदाता मतलब होता है ड्रॉवी, जिसको चेक इशू होता है। आदाता ब्रैकेट में लिखे चेक जिसके नाम जारी किया गया हो। आदाता के लिए आवश्यक शर्तें। देखिए इसका क्या मतलब है, जब जैसे आपको मान लीजिए चेक मिलता है तो आपको क्या क्या करना है, और जब आप उन कामों को करेंगे तभी आपको धारा 138 में चेक के अनादर होने पर उपचार मिलेगा। आपको उपचार कब मिलेगा, जब आपको ये निम्नलिखित काम करने होंगे। लिखिए, धारा 138 के प्रावधान धारा 138 के प्रावधान तभी लागू होंगे जबकि डैश नंबर 1, लिखें नंबर 1, चेक
जारी किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर अथवा वैधता की तिथि तक, कॉमा, जो पहले हो बैंक में प्रस्तुत किया गया हो। नंबर 2, आदाता। आदाता को आप ब्रैकेट सर में लिख पिछला लो। वाला थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, पिछला वाला। चेक जारी किए जाने की तिथि से 3 माह के अंदर अथवा वैधता की तिथि तक, जो पहले हो बैंक में प्रस्तुत किया गया हो गया। चलो दूसरा लिखो आप। आदाता, आदाता को ब्रैकेट में लिख लो पेई, PAYEE, PAYEE, पेई, या सम्यक धारक, ब्रैकेट में होल्डर, जैसी भी हाँ ब्रैकेट में लिखे होल्डर। हिंदी में क्या बोले सर? देखो आप लोग लिखो आदाता पेई अथवा सम्यक धारक होल्डर, जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, आदाता पेई या सम्यक धारक होल्डर, जैसी भी स्थिति हो, चेक के भुगतान न होने, चेक के भुगतान न होने एवं वापसी, की सूचना प्राप्ति के 30 दिनों, 30 डेज, 1 महीना मत लिखिएगा, 30 दिनों के भीतर वाद लाने की नोटिस चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अवश्य दे दी गई हो। अवश्य दे दी गई हो। नंबर 3, ऐसे चेक का आदेशक, ऐसे चेक का आदेशक, ब्रैकेट में जारी करने वाला, आदाता पेई को, आदाता पेई को या सम्यक रूप में धारक, सम्यक रूप में धारक, ब्रैकेट में होल्डर, जैसी भी स्थिति हो, को उक्त धनराशि का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर
करने में असफल होता है। अगले ही डालिए, धारा 138 के प्रावधान कब प्रभावी नहीं होते? धारा 138 के प्रावधान कब प्रभावी नहीं होते? लिखें, धारा 138 के प्रावधान उस समय तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि डैश लगाइए। नंबर 1, चेक जारी किए जाने से 3 माह के अंदर, चेक जारी किए जाने से 3 माह के अंदर अथवा वैधता की तिथि तक जो अग्रिम हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो। नंबर 2, आदाता, पेयी या सम्यक धारक, होल्डर, जैसी भी स्थिति हो, कथित राशि के भुगतान की मांग चेक के आदेशक से चेक के भुगतान न होने एवं वापसी की सूचना के 30 दिनों के भीतर करे। नंबर 3, ऐसे चेक का आदेशक आदाता, पेयी या सम्यक अनुक्रम में धारक, जैसी भी स्थिति हो, को उक्त धनराशि का भुगतान उक्त नोटिस के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर करने में
असफल होता है। अब आप में से जिसको ये बताइए समझ में ना आया हो वो पूछे। ये सबको क्लियर है? नहीं सर, बता दीजिए। ये सुमन बिल्कुल समझ में नहीं सुमन आ रहा है। बताइए, आप समझ में आया? सुमन कुमार सुरेश, क्या नाम है आपका भाई? यस सर। हाँ बोलिए, क्या समझ में आया आपको चेक डिसऑनर के मैटर पर? क्या क्या बातें होनी चाहिए? सर इनका पॉइंट है कि मतलब 30 दिन के भीतर शुरुआत जो है से आप यदि बताइए, शुरुआत से कैसे रिश्ते डेवलप होते हैं, क्या क्या चेक दिया जाता है, क्या समझा आपने? बताइए, अपने आप बताइए, उसको पढ़िए मत। गलत सही जो बताएंगे हम तो बताएंगे ना फिर से। चलिए बताइए। सही तो बता ही नहीं पाएंगे। नहीं बता पाएंगे? नहीं सर। शादी अनाज। जी सर। हाँ बताइए, क्या समझा आपने? सर एक बार समझा दीजिए। हम तो हम तो आपको समझा ही देंगे ना, आपने क्या समझा ये तो बताए। अभी लास्ट टर्म पे हमने इसको पढ़ाया था, आज फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। क्या समझा आपने? बोलिए। चलिए संध्या, आप बताइए, मध्य प्रदेश, क्या समझा आपने? सर धारा 138 के प्रावधान कब प्रभावी नहीं होंगे? जब उसने सारे नियमों का पालन किया है, जब नहीं नहीं उसको नहीं चेक नहीं, हुआ संध्या है। संध्या संध्या संध्या, आप जरा बताइए 138 में क्या समझा, पूरे 138 में? सब 138 में पहले तो चेक का अनादरण की, अगर आपने खाता धारक ने किसी को भुगतान करने के लिए चेक दिया है तो उस पर उसकी लिखी हुई राशि, उसके उसकी एक सीमा दी गई थी, जो उसमें बाउंडिंग दिया गया था कि इतनी धनराशि से अधिक का आप चेक नहीं दे सकते। अगर उससे अधिक का उसने चेक की धनराशि लिखकर अपने पेई को दी है तो उसका चेक बाउंस हो सकता है। पहला ग्राउंड था सर ये। और अच्छा, अगर उस व्यक्ति दिए गए चेक की समयावधि समाप्त हो गई है। चलिए ठीक। विभा, आप बताइए, क्या समझा आपने? समझ में नहीं आया। यही एग्जाम में आएगा, धारा 138। नोट कर लिए, निगोशिएबल में धारा 138 आना ही आना है। और इसके बाद फिर जब भी इसकी प्रोसीडिंग बताएंगे, इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कैसे इसके कंप्लेंट केस को ट्रीट करते वो आएगा। सर गरिमा, आप बताइए, क्या समझा मुझे अभी आपने? समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? हाँ, वकील कुमार क्या पूछ रहे हैं, बताइए। सर अच्छा हाँ आरती, आप बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे जो समझ में आया मैं वो बता रही हूँ चलिए कि बताइए। धारा 138 चेक अनादरण की एक महत्वपूर्ण धारा है। और इस धारा में कुछ कंडीशंस हैं जो अप्लाई अगर होती है तो धारा 138 लग जाती है। जैसे जैसे जिसका खाता धारक का खाता चालू कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो अगर वो चालू कंडीशन में नहीं है तो, और ऐसी स्थिति में अगर चेक जारी कर दिया गया है तो धारा 138 लग सकती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो जो चेक है उसमें खाते धारक के खाते में उतनी राशि होना चाहिए। अगर वो उतनी राशि नहीं होगी तो भी चेक अनादरण का केस लग सकता है। और यदि मतलब बैंक में भी कुछ लिमिट होती है कि इस लिमिट के ऊपर अगर आपने चेक जारी किया, जैसे जैसे उनकी लिमिट है 5 लाख की और आपके खाते में भले 6 लाख रुपए है, पर फिर भी आपने वो चेक लगा दिया तो भी चेक अनादरण हो सकता है, क्योंकि उनकी लिमिट के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। वेरी गुड। हाँ, तो ये कंडीशंस है। इसके अकॉर्डिंग अगर ये चीजें नहीं हो पाई तो चेक अनादरण हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूजा प्रजापति, जल्दी से बताओ भाई, क्या समझा? सर धारा 38 में बताया गया है कि इसमें कौन सी धारा? 138 में हाँ ठीक ठीक, क्या हो गया, बोलो। इसमें सबसे पहले तो बैंक में खाता होना चाहिए, खाता खुला होना चाहिए।
वो चालू खाता भी चालू खाता या फिर चालू खाता हो या बचत खाता हो, या फिर उसमें खाता धारक जो है किसी अन्य व्यक्ति को उसमें से बैंक खाते से उसके उसमें पैसा दिया होना चाहिए। और फिर इसके कारण अगर बैंक में अपर्याप्त पैसा है तो अपर्याप्त पैसा होता है और उसमें से अगर काट देता है तो 138 के अंतर्गत अगर वो दोषी पाया जाता है तो हम्म उसे 2 साल का कारावास दिया जाता है। और सर इतना समझ में आया मेरे को। चलो वेरी गुड। चलो कुछ बताया तो सही। दिव्या, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट सब लोग रेडी होइए, जिसका नाम पुकारा जाए सर, धारा 138 डिसऑनर ऑफ द चेक से संबंधित है, जिसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें से पहला शर्त है कि चालू खाता या बैंक खाता, चालू खाता या फिर तो सेविंग अकाउंट होना चाहिए, बचत खाता होना चाहिए व्यक्ति का, और उस व्यक्ति से किसी अदर व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर चेक दिया गया हो, और जो चेक काटा गया हो उसके लिए आवश्यक शर्त है कि पर्याप्त धनराशि होना चाहिए अकाउंट में, और अगर वो पर्याप्त धनराशि नहीं होता है अकाउंट में, या फिर तो दूसरी शर्त है कि जो उसके लिए लिमिट बनाया गया है कि इतना ही आप पैसे का चेक काट सकते हैं, अगर उससे ज्यादा हम चेक काट रहे हैं तो इस अवस्था में हमको दोषी करार दिया जाएगा, और फिर हमारे लिए कुछ दंड का प्रावधान है उसमें, जिसमें कि 2 वर्ष की सजा, और जो अमाउंट हमने चेक या फिर तो जो अमाउंट हमने चेक काटा है उसका दुगुना हमें जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा, या फिर दोनों ही हमें जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा, चलिए ठीक या फिर ठीक ठीक दोनों ठीक ही। ठीक। उसके बाद जो चेक इशू कर रहा है जिसके नाम से, वो चाहे तो अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो हमारे खिलाफ वाद लाएगा, और उसके नहीं, पहले हमें नोटिस जारी करेगा, जब हमें नोटिस जारी करेगा तो नोटिस जारी करने के 15 दिन के भीतर हमें उतनी धनराशि उसे पहुंचा देना है, अगर हम नहीं वो धनराशि देते तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई आगे की जाएगी। चलिए ठीक, अच्छा तैयार किया आपने। आकांक्षा, मोबाइल खोलिए, आवाज आवे पहले आपकी। सॉरी सर। सेक्शन 138 के अंतर्गत जो चेक के संबंध में दिया गया है, इसमें कहा गया कि यदि कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को चेक जारी करता है तो उसमें एक अमाउंट की लिमिट होती है। अगर हम उस लिमिट से ज्यादा उसमें मेंशन करते हैं तो सर वो चेक डिसऑनर हो सकता है, और हमारे अकाउंट में भी पर्याप्त अमाउंट होना चाहिए। यदि हमारा चेक डिसऑनर होता है तो सर जिसको चेक अदाता होता है, जो पेई, वो 30 डेज के अंदर लीगल नोटिस भेजता है। लीगल नोटिस भेजने के बाद जिस स्थिति को वो लीगल नोटिस उसके पास पहुंचता है तो उसको 15 दिन की अवधि के अंदर उसको नगद रूप में पैसा देना पड़ता है। यदि नगद रूप में वो पैसा नहीं देता है तो उसके ऊपर उसके बाद कार्रवाई की जाती है। चलिए ठीक। प्रियंका, आप बताइए। प्रियंका जी सर। बताइए, क्या समझा आपने? सर, सेक्शन 138 चेक के डिसऑनर से रिलेटेड है और इसकी कुछ शर्तें हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आपका एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए, सेविंग या करंट। दूसरा ये कि आप उतनी धनराशि का ही चेक दे सकते हैं जितनी धनराशि आपके अकाउंट में है, या बैंक की लिमिट है कि आप इससे अधिक नहीं दे सकते हैं तो आप इतने का चेक नहीं दे सकते हैं। अगर आप चेक देंगे तो ये डिसऑनर हो जाएगा चेक का। इसके लिए जिसको चेक इशू किया गया है वो आपके ऊपर एक लीगल नोटिस दे सकते हैं 30 दिनों के अंदर, और आपको जब नोटिस मिलेगी उसके 15 डेज के अंदर आपको कॉज देना पड़ेगा या पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी जिसमें चेक की धनराशि या 2 साल की सजा या दोनों ही मिलेगी। चेक की धनराशि का 2 गुना। चलिए पल्लवी, आप बताइए। जी जल्दी बोलिए, फटाफट। सेक्शन 138 जो खाते में धनराशि जो अपर्याप्त होती है उसके चेक के अनादर के लिए बनाया गया है। उसमें कंडीशन है सर, किसी भी मतलब एक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग हो या फिर करेंट अकाउंट हो सकता है,
और उसमें जो कोई भी जिसका अकाउंट है वो किसी को एक निश्चित अमाउंट पे करे चेक के द्वारा। और सर खाता जो है चेक डिसऑनर होने के 2 कंडीशन बताए गए हैं इसमें। पहला कंडीशन है कि अगर आपके अकाउंट में जो राशि आप चेक के द्वारा दे रहे हैं उससे कम है तो पहला कंडीशन ये है, उस पर डिसऑनर हो सकता है चेक। और सेकंड कंडीशन है सर कि जितना एक निश्चित अमाउंट फिक्स करता है बैंक कि कोई भी अकाउंट जो जिसके नाम पर अकाउंट है वो कितना पे कर सकता है अपने चेक के द्वारा अमाउंट। तो अगर उससे वो ज्यादा कर देता है, जैसे 1 लाख का चेक है और वो कर सकता है और 1.5 लाख का कर देता है, तो उसके आधार पर उसके चेक को डिसऑनर किया जा सकता है। चलिए और ठीक है, सर ठीक है, होने ठीक के है, 30 दिन के अंदर हाँ वकील कुमार आप चेक बताइए जरा। चलिए पल्लवी हम समझ गए। वकील कुमार, आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज सर आप नहीं आ रही है। अभिषेक आप बोलो, अभिषेक। सर सेक्शन 138 को हम 2 पार्ट में हम बताते हैं। इसमें एक पार्ट जो होता है वो इसेंशियल कंडीशन का होता है, इसेंशियल कंडीशन होता है, और दूसरा पार्ट होता है कि पे या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट तभी अराइज होगा जब इसेंशियल कंडीशन वहां पे पूरा नहीं होता है। इसेंशियल कंडीशन ये कहता है कि पहले तो बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जो भी पर्सन इसको ड्रॉ करता है उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा सफिशिएंट होना चाहिए जितने का वो चेक काटता है। तीसरा जो इसेंशियल कंडीशन है वो ये कहता है कि बैंक जो जो अपने कस्टमर के साथ जितने भी रुपए का मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ चेक के थ्रू विड्रॉ करने का कंडीशन अप्लाई किया है वो उतना ही मैक्सिमम अमाउंट का चेक काट सकता है। अगर ये कंडीशन अगर पूरा नहीं होता है तब 2 साल का जेल या फिर 2 साल का जेल या फिर फाइन लगता है, जो भी वो चेक का अमाउंट काटता है उसका 2 गुना या फिर दोनों। चलिए ठीक 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 अब जब ठीक है अभिषेक, क्लियर हो गया, समझ गए। देखो एक बार हम आप लोग को फिर से बता रहे हो, ठीक है। आप लोग का कुछ लोग का 90% क्लियर है, किसी का 95% क्लियर है, किसी का 80% क्लियर है। जरा एक बार आप लोग ध्यान से सुन लो इसको, ठीक है। देखो क्या क्या आपको समझाया जा रहा है। पहले तो जैसे जो क्या नाम है सेक्शन 138 है, इसका टाइटल आपको याद रखना है। शीर्षक टाइटल क्या है? डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड इन अकाउंट, खाते में धन की अपर्याप्तता इत्यादि के कारण चेक का अनादर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 3 लोग हैं, 3 लोगों के बीच में ये खेल हो रहा है। एक तो बैंक है जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, बैंक जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। दूसरा क्या है? अकाउंट होल्डर। और तीसरा होता है पेई। ये 3 लोगों के बीच में मैटर चल रहा है। सबसे पहले अकाउंट होल्डर और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट को बोलते हैं कि आपका किसी भी बैंक में कोई खाता होना चाहिए। वो अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, और साथ साथ वो अकाउंट आपका रनिंग पोजीशन में होना चाहिए। अगर हम लोग एक साल में 2 ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो हमारे बैंक के खाते को बंद कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 बार आपको एक साल में पैसा निकालना या पैसा जमा करना मस्ट है। या जो बैंक के गाइडलाइंस आते हैं बीच बीच में कि आप अपने आधार को जमा करिए, अपने पैन को जमा करिए, उन सबको अगर आप फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरा करते तो आपके ध्यान रखिएगा खाता को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहली तो क्या है, आपका खाता रहना चाहिए रनिंग। और इसके बाद जो बैंक में हम लोग अकाउंट खोलते हैं तो बैंक हमको चेक इशू करता है। चेक इशू करता है 2 शर्तों के साथ। एक तो ये शर्त आपके ऊपर लगाता है कि जो हमने आपको चेक इशू किया है उस चेक में आपको हमने मैक्सिमम लिमिट बांध दिया है कि जो चेक आप काटेंगे इससे ज़्यादा की धनराशि की नहीं काटेंगे।
आप लोग अपनी चेकबुक पर देखिएगा, लिखा रहता है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ठीक, ये बैंक देखता है कि आपका कितना सेविंग है, क्योंकि चेक जानते हैं बैंक इशू करता है और बैंक आपके नाम को प्रिंट करके इशू करता है। तो जब प्रिंट करने जाती है आपकी चेकबुक, तो ये देखा जाता है कि आपके पिछले 6 महीने में क्या ट्रांजेक्शन रहे हैं। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख 15 लाख पड़े हैं तो आपका लिमिट है वो कर दिया जाता है 2 लाख 3 लाख रुपए, यानी बैंक उस हिसाब से आपको चेक देता है। दूसरा, बैंक कहता है कि आप अपने अकाउंट को हर समय अपडेट रखिए। अपडेट का मतलब आप देखते हैं बैंक के अंदर ही प्रिंटिंग मशीन लगी रहती है, आप जाके अपने चेकबुक को खुद ही प्रिंट कर लीजिए। अगर आप ई बैंकिंग यूज़ करते हैं, ई पासबुक यूज़ करते हैं, तब तो आपके पास पता ही है, आपने अगर 10 रुपये भी खर्च किए तुरंत आ जाएगा कि 10 रुपया डेबिट हो गए। तो बैंक कहता है इतना आपको अपडेट रखना है। अब अगर अकाउंट होल्डर किसी को कोई ऋण का भुगतान करता है या कोई इंस्टॉलमेंट का पैसा देता है, उसके लिए वो चेक इशू करता है। ठीक, अब आ गए 2 लोग, एक होगा अकाउंट होल्डर, एक हो गया पे। अकाउंट होल्डर ने एक सर्टेन अमाउंट का चेक दिया पे को। पे को कहा गया है कि जो चेक इशू हुआ है उस चेक इशू होने के 3 महीने के अंदर आप अपने अकाउंट में उसको चेक को लगा दीजिए। अगर 3 महीने के बाद लगाते हैं तो जो चेक डिसऑनर होगी उसके लिए अकाउंट होल्डर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट किसकी है, पे की। लेकिन अगर पे ने 3 महीने के अंदर चेक लगाया और चेक हो गई डिसऑनर। देखो, जब कभी हम लोगों की चेक डिसऑनर होती है तो उसका रीजनेबल रीजन बैंक बताता है किस कारण से आपकी चेक डिसऑनर हुई। चेक डिसऑनर हुई इनसफिशिएंट अमाउंट। अकाउंट होल्डर ने आपको 50,000 की चेक दिया, जिस दिन चेक बैंक में प्रोड्यूस हुई पता चला उसके पास 40,000 ही थे, तो बैंक ने क्या कर दिया, इनसफिशिएंट के बेसिस पर चेक को डिसऑनर कर दिया। दूसरा ये है कि उसके खाते में तो 50,000 रुपए से ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन जो लिमिट बैंक ने दिया था वो लिमिट क्रॉस कर गई। मुझे लिमिट बैंक ने दिया था कि आप 25,000 से ज़्यादा की चेक नहीं दे सकते, और आपके खाते में 60,000 रुपया है और आपने 50,000 रुपया दिया तो भी आपकी चेक डिसऑनर हो जाएगी, क्योंकि लिमिट आपने क्रॉस कर दिया। ये 2 कंडीशन होती है चेक के अनादर की। अब जो पेई है उसकी ड्यूटी है कि जिस दिन आपकी चेक डिसऑनर हुई या जिस दिन आपको चेक डिसऑनर की सूचना मिली, 2 डेट है, जिस दिन डिसऑनर हुई या जिस दिन आपको सूचना मिली, उस दिन से 30 डेज का आपको दिया गया है लिमिटेशन। आप क्या करिए, जो अकाउंट होल्डर है उसको लीगल नोटिस दीजिए। लीगल नोटिस ये दीजिए कि आपके चेक बाउंस हो गए, आप या तो मुझे चेक वाली धनराशि की नगद भुगतान करिए, कैश पेमेंट, अदरवाइज अन्यथा हम आपके खिलाफ धारा 138 का मुकदमा ले आएंगे। ठीक, जिस दिन अकाउंट होल्डर को आपकी नोटिस मिली उस दिन से 15 दिन का टाइम उसको दिया गया है। वो 15 दिन के भीतर चेक वाला अमाउंट अगर आपको नगद रूप में दे देता है तब कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा, वाद का कारण उत्पन्न नहीं होगा। वाद का कारण तब उत्पन्न होगा कि अकाउंट होल्डर 15 दिन तक साइलेंट बैठा रहा, आपके कोई पैसे ऐसे का भुगतान नहीं किया, तो जो 16 डेज आएगा, 16वां दिन आएगा, उस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज। अब आप उसके खिलाफ कंप्लेंट लाएंगे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस अकाउंट होल्डर को अब देगा पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, 2 साल की जेल या चेक के अमाउंट के 2 गुना धनराशि का पेनाल्टी, फाइन, या पेनाल्टी प्लस जेल दोनों। अब तो क्लियर हो गया नहीं? बस जी सर। इतना छोटा सा लेक्चर याद करना है। अब इसके बाद भी न क्लियर हो तो फिर आप क्या करो, कोई अनुष्ठान कराओ आराम से, कोई ब्राह्मण पुरोहित से,
क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं बचा है कि आपको फिर से समझाया जा सके। ठीक है, फिर आप अपना कोई भविष्य के लिए कोई स्टोन पूछ लीजिए, पहनिए। बताते हैं ना कि ये स्टोन पहन लो तो जुडिशियल ऑफिसर बन जाओगे, ये स्टोन पहन लोगे तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा शांत हो जाएगा, ये पहन लोगे शनि शांत हो जाएगा। ठीक है, कोई शांत हो चाहे ना शांत हो, ब्राह्मण पुरोहित जरूर शांत हो जाता है। उसको इतना अच्छा पैसा मिल जाता है, वो तो जरूर शांत हो जाता है कि बढ़िया उनको बेवकूफ़ मिला है अकाउंट होल्डर। ठीक है ना, वहाँ पे कोई चेक बाउंस नहीं थी ब्राह्मण पुरोहित की, क्योंकि आपको इतना वो डरा देता है। और उसके बाद कहेगा कि जो आपने स्टोन अंगूठे ऊँठे बनवाई मुझे ला के दे देना, मैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा, यानी उसको मैं बिल्कुल जिंदा कर दूंगा, तब पहनना। तो डियर स्टूडेंट, इस सब चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, केवल पढ़ाई के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल और केवल पढ़ाई ही है। अब अगर ऐसे होते तो ढेर सारे लोग मजिस्ट्रेट बन गए होते। क्या ज़रूरत थी ऑनलाइन क्लास करने की, क्या ज़रूरत थी पढ़ने लिखने की। और वो जो बताया वो तो खुद भी नहीं बन पाया, नहीं तो वही अपना अनुष्ठान करके नहीं बन जाता सुप्रीम कोर्ट का जज डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो पढ़ाई करो और जैसे पढ़ाया जाता है ऐसे पढ़ो। समझ में आ गया ना? डरो मत, अगर कोई प्रॉब्लम बता दो फिर एक बार बता देंगे। चलो अब इस पे केस ला लिखो आप लोग, केस ला, धारा 138 पर केस ला। देखिए 5-6 केसेस है जो बराबर आपके एग्जाम में आते हैं, हम उसका नाम लिखवा दे रहे हैं, लिख लो आप लोग। नंबर 1, दिलीप एस दाहनुकर, दिलीप एस दाहनुकर बनाम सर एक बार बता दीजिए। DAHA, देखो DAHANUKAR दाहनुकर वर्सेस कोटक महिंद्रा कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स। फिर से सुन लो, दिलीप एस दाहनुकर बनाम कोटक महिंद्रा कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट, AIR 2007 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा केस लिखिए, रघु लक्ष्मी नारायण बनाम मेसर्स फाइन ट्यूब्स, रघु लक्ष्मी नारायण बनाम मेसर्स फाइन ट्यूब्स, AIR 2007 सर लास्ट में क्या बोले, वर्सेज ट्यूब्स, TUBES, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा केस लिखिए, के भास्करन बनाम शंकरन बालन व अन्य, के भास्कर बनाम, सर हाँ लिखो, बोलो, के भास्कर बनाम शंकरन बालन व अन्य, AIR 1999 1999 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ नंबर का केस लिखिए, एस सुरेश कुमार वर्सेस जगदीशन AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट। सर बनाम क्या बोले सर? एस सुरेश कुमार बनाम जगदीशन AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट। अगला लिखिए आप लोग 5वां नंबर,
मदन लाल वर्मा, मदन लाल वर्मा बनाम एएस रंगा, एएस रंगा, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। ये 5 केस है, किसी का छूटा हो तो बता दो, फिर से बोल दे। 1 2 सर 3। फर्स्ट वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ लिखे, दिलीप एस, हाँ प्रियंका लिखे DAHANUKAR, दाहनुकर वर्सेस कोटक, कोटक महिंद्रा कंपनी लिमिटेड एंड अदर, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। और किसी का छूटा है? हो गया है? सर हाँ बोलो भाई बोलो। सर ये जो सर 5वां वाला मदन लाल बनाम सर मदन लाल वर्मा बनाम AS रंगी, AS रंगी, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। और क्या प्रॉब्लम है? हो गया? सर ये बोल रहे हैं सर, केस लॉ में ईयर भी लिखना जरूरी होता है? क्या चीज? ये जो ईयर लिखवाए हैं 2007 2002, हाँ अगर ये नहीं याद है तो इसको लिखना जरूरी है कि केवल नाम लिख देंगे वो भाई, काफी है? कैसे पता चलेगा ये किस ईयर का केस है? सर फिर इधर उधर हो गया ईयर तो। इधर उधर हो जाएगा तो नंबर भी इधर उधर हो जाएगा। सर तो केवल नाम, केस का नाम नहीं लिख सकते हैं? अच्छा मान लीजिए ये लिख दिया जाए कि अभिषेक मजिस्ट्रेट हो गए, तो कौन सा अभिषेक ज्वाइन करेगा? 1000 दौड़ेंगे, वो कहेगा मेरा नाम, वो कहेगा मेरा नाम, वो कहेगा मेरा नाम, तो किसको जो ज्वाइन कराया जाएगा? देखो साइटेशन कोर्ट का बहुत जरूरी होता है। आप नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने जैसे सपोज करिए केवल ये लिख दिया कि मदन लाल